हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम गवर्नर और वॉइसरॉय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसको आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी में मैं बोल देती हूँ कि किसको ब्रिटिश इंडिया का पहला वॉइसरॉय अपॉइंट किया गया था। हमारे ऑप्शंस है कैनिंग, वेवल, इरविन, मेयो। और इसका आंसर है कैनिंग। ब्रिटिश इंडिया के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, लास्ट वॉइसरॉय माउंटबेटन थे और पहले गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उसके बाद, और वो थे विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 का एक्ट जब आया था उसके बाद, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये 3-4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन से कवर हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा वॉज अबॉलिश अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। तो सती प्रथा किसने अबॉलिश करी थी, किस गवर्नर जनरल ने? ऑप्शंस है कैनिंग, ऑकलैंड, मेटकाफ, विलियम बेंटिक। और इसका आंसर है विलियम बेंटिक। सती प्रथा जो है वो विलियम बेंटिक ने बैन करी थी, अबॉलिश कर दी थी 1829 में। और ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम पे जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी पूरी डिमांड थी कि ये जो प्रथा है इसको अबॉलिश किया जाए, बिकॉज ये प्रथा ह्यूमनली नेचर से सही नहीं है। और इसमें क्या करते थे, जिनके भी हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी उनकी वाइफ्स को जिंदा जला दिया जाता था उनके साथ ही। इसलिए इस प्रथा को अबॉलिश कर दिया गया 1829 में। और गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक, उन्होंने अबॉलिश किया था। और इस प्रथा को इलीगल और एज अ कोर्ट में पनिशेबल करार कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उस टाइम पे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं कॉर्नवालिस, हार्डिंगे, डलहौजी एंड कैनिंग। और इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंगे। हार्डिंगे गवर्नर जनरल थे जब इंडिया में एंग्लो सिख वॉर हुआ था फर्स्ट। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मतलब जो ब्रिटिश वाले पीपल थे वो, और सिख वॉर मतलब जो सिख पीपल थे उनके बीच में वॉर हुई थी। और ये हुई थी 1845 और 1846 में। तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे हार्डिंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। तो 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट आया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? और ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन शोर, जॉन मैकफर्सन, कॉर्नवालिस। और इसका आंसर है कॉर्नवालिस। तो जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया बंगाल में 1793 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। और ये एक पॉलिसी है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए इसको लाया गया था, सो दैट कि ब्रिटिशर्स ने जो राजाज और तालुकदार थे उनको एज अ जमींदार की पोस्ट उनको दे दी कि आप जमींदार हो। और उनको जमींदार मान के उन्होंने ये कहा कि आप पीजेंट से, जो भी किसान है, उनसे रेंट कलेक्ट कीजिए और एज अ रेवेन्यू कंपनी को पे करिए। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जमींदारों ने जो किसान है उनके ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिया और उनसे से ज्यादा पैसे निकलवाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो अपना हिस्सा भी रखते थे कुछ कंपनी को देने के बाद। तो इससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1785। ये एक क्वेश्चन जो हमने अभी पहले किया था उसके आंसर में मैंने बता दिया है, तो आप ट्राई करिए। ऑप्शंस हैं जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले। एंड इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1773 पहला एक्ट आया था, उस टाइम पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना स्टार्ट कर दिए थे, सो कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उस टाइम पे जो था उनका ये था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है उसको रेगुलेट कर सके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे, 1773 से 1785 तक उनको बनाया गया था। ये पहले इंसान थे जिन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैड गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है वो किस गवर्नर जनरल ने दी थी? और हमारे ऑप्शंस हैं कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, और इसका आंसर है डलहौजी। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी दी थी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, डी से डलहौजी और डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक ट्रिक है याद करने के लिए। और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ये पॉलिसी दी थी। अब इस पॉलिसी में क्या था, पहली बात तो ये पॉलिसी आई थी 1848 में। इस पॉलिसी में ये आइडिया ये लेके आए थे कि जो भी रूलर है किसी एक पर्टिकुलर इंडियन स्टेट को जो रूल कर रहे हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है लेकिन उनका कोई अपना बच्चा नहीं है, विदाउट हायर अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो वो जो स्टेट है उसका जो सोवरेन स्टेटस है वो खारिज कर दिया जाएगा और वो स्टेट ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ जाएगी और ब्रिटिश पीपल उसको रूल करेंगे। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज ब्रिटिश पीपल जो है वो लेके आते रहे हैं सो दैट कि वो इंडिया की इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अपने रूल के अंडर ले सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अंडर विच इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी? ये भी एक पॉलिसी है। क्वेश्चन ये है कि कौन से गवर्नर जनरल सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को लेके आए थे? और ऑप्शंस है वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और मेयो, एंड इसका आंसर है वेलेस्ले। तो वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया था और इस पॉलिसी में इन्होंने क्या लाया था कि जो इंडियन रूलर है वो खुद ही मान जाएंगे कि हाँ उन्हें ब्रिटिश फोर्सेस की जरूरत है अपनी टेरिटरी, अपने जो उनका रीजन है उसको सेफगार्ड करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये भी एक तरह से ब्रिटिशर की चाल ही थी कि इंडियन स्टेट को वो अपने अंडर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ले सके। और इसमें ये होता था कि जो आर्मी होती थी उसका सारा खर्चा जो इंडियन स्टेट है उसके राजा ही अपनी पॉकेट से पे करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नर जनरल वाज द गवर्नर जनरल? तो सिपॉय म्यूटिनी जो 1857 में हुई थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं बेंटिक, वेलेस्ले, डलहौजी, कैनिंग, और इसका आंसर है कैनिंग। जब 1857 की रिवोल्ट हुआ था तब लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी लेकिन अनसक्सेसफुल रही बिकॉज बहुत सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ज्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं थे और ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया था। और लॉर्ड डलहौजी जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848, मतलब इससे पहले 1856 तक, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। एक्चुअली ये जो पॉलिसीज थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस वगैरह, ये पॉलिसीज लाने की वजह से जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी वो हुई थी। और इंडियन कार्टेज जो थी उसमें भी जो है मीट यूज करते थे वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ था, इसलिए भी। तो बहुत सारे रीजंस थे जिनको मिला के ये म्यूटिनी हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉयज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? तो हंटर कमीशन जो 1882 में बनाया गया था, कौन से वॉइसरॉय को अपॉइंट किया गया था? ऑप्शंस है लिटन, मिंटो, मेयो और रिपन, और इसका आंसर है रिपन। तो हंटर कमीशन जो है वो 1882 में लेके आए थे और उसका जो हेड था वो था रिपन, और वो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के। हंटर कमीशन जो है 3 अप्रैल 1882 में लाया गया था और इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये था कि वुड्स डिस्पैच जो एक ये भी एक कमीशन था 1854 में लाया गया था। ये एजुकेशन के लिए, इंडिया के एजुकेशन पे रूल्स बना रहे थे ये लोग, तो उसके लिए वुड्स डिस्पैच को लाया गया था लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। इसकी वजह से हंटर कमीशन 1882 में बिठाया गया उन खामियों को देखने के लिए। और दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा कारण जो था इस हंटर कमीशन को लाने का वो ये था कि इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर अटेंशन दिया जा सके, जो कि पहले नहीं दिया जा रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following viceroys of India addressed the Bengal famine of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to the starving rural Bengalis? कौन से वॉइसरॉय थे 1943 में जब बंगाल में फेमाइन आया था? उस टाइम पे कौन वॉइसरॉय थे जिन्होंने आर्मी को ये हुक्म दिया था कि आप जाके जो जरूरत की चीजें हैं वो
गांव, बंगाल के गांव में जाके जो भूखे लोग हैं उनको दे के आओ। तो ऑप्शन है वेवल, माउंटबेटन, विलिंगटन, लिलिनको, और इसका आंसर है लिलिनको। सो लिलिनको उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे सॉरी, 1943 में जब फेमाइन आया था, और इन्होंने जो है आर्मी को कहा था कि डिस्ट्रीब्यूट करिए, बट ये जो चीज है ये कंप्लीटली फेलियर था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी और कुछ भी ढंग से पॉलिसी लाई ही नहीं गई कि लोगों की हेल्प की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन। 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कौन लोग इनमें से उसका मेंबर नहीं है, कौन सा गवर्नर जनरल वाइसरॉय? तो ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स, वेवल, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और हमारा आंसर है लॉर्ड वेवल। तो वेवल जो है वो इस कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर नहीं थे, ये जो है 1946 में लाया गया था, और मेंबर कौन कौन थे? लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिशर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी जो है किस गवर्नर जनरल के अंडर लाई गई थी? ऑप्शंस है डलहौजी, क्लाइव, कॉर्नवालिस और हेस्टिंग्स, और इसका आंसर है हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल है वो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी को लेके आए थे, और ये जो है हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं 1813 से। इन्होंने ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी लेके आए थे, और इस पॉलिसी में क्या था कि कंपनी ये क्लेम करती थी, मतलब उन्होंने खुद ही मानना स्टार्ट कर दिया था कि हम जो है हम सबसे सुप्रीम है, इंडियन स्टेट्स के ऊपर हम है, हमारे पास इंडियन स्टेट से ज्यादा पावर है। तो अपने आप को खुद पावरफुल दिखाना इन्होंने बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और कौन उसका जिम्मेदार था? ऑप्शंस है मेयो, केनिंग, रिपन और कर्जन, और इसका आंसर है कर्जन। तो कर्जन जो थे उनका योगदान था पूरा बंगाल के पार्टीशन कराने में, और ये जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1905 को। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पार्टीशन को अनल कौन से ईयर में किया था और किसने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो, अमहर्स्ट, हेस्टिंग्स और मिंटो, एंड इसका आंसर है थॉमस मुनरो। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसीज रखी हुई थी, तो बंगाल में कौन सा था जो हमने अभी क्वेश्चन देखा, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आए थे, क्योंकि जमींदार ने एक्सप्लॉयटेशन कर दिया था और जो पीजेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट्स करना स्टार्ट कर दिया था। सो इसके अंडर ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसके अंडर इन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट अपना जो रेंट है वो पे करेंगे एज अ टैक्स, जो लैंड का टैक्स है वो खुद ही डायरेक्ट पीजेंट्स ही पे करेंगे, बिचौलिया जो था वो इन्होंने हटा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन फॉर हिज मिस्टेक्स इन द फर्स्ट अफगान वॉर्स ऑफ 1838 टू 1842। पहली अफगान वॉर जो हुई थी उसमें ब्रिटिशर को बहुत बुरी तरह से अफगानियों ने हरा दिया था। वहां पे बहुत सारी ट्राइब्स थी और वहां पे पहाड़ भी ऐसे हैं जो रास्ता बहुत कठिन था, तो इन लोगों को बहुत बुरी तरह से हराया गया था। और इसकी गलती का जिम्मेदार किसे माना जाता है? ऑप्शन है मेटकाफ, ऑकलैंड, हार्डिंगे एंड नन ऑफ द अबव, एंड इसका आंसर है ऑकलैंड। तो उस टाइम पे ऑकलैंड जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1838 और 1842 में, और इनके ऊपर सारा जो इल्जाम है वो लगाया जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश लोग जो है इंडिया में उनकी प्रेस्टीज को खराब कर दिया, बिकॉज ये बहुत बुरी तरह से हार के वहां से लौटे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो सिविल सर्विसेज के फादर किसको माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शॉर, वेलेस्ले, और इसका आंसर है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर माना जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन मतलब नींव रखी थी, लेकिन उसमें जो रिफॉर्म्स और जो मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे वो कॉर्नवालिस थे, इसलिए सिविल सर्विसेज ऑफ फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश द स्लेवरी। तो स्लेवरी को किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश किया था? ऑप्शन है एलेनबरो, चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड, एमहर्स्ट, और इसका आंसर है
एलन बरो। तो एलन बरो ने जो स्लेवरी है इंडिया में उसको अबॉलिश कर दिया था। तो इन्होंने, ब्रिटिश ने कुछ अच्छी चीजें भी करी थी और वो अच्छी चीजें अपने ही फायदे के लिए की थी, ताकि जो कुछ लोग ये सब चाह रहे हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये चाहते थे कि वो लोग इनकी साइड आ जाएं, तो इसलिए ये अच्छी अच्छी चीजें मतलब ये करते थे। इंडियन स्लेवरी एक्ट लेके आए थे 1843 में, तो ये एक और पॉइंट यहाँ से कवर होता है। इसको पास किया था ब्रिटिश इंडिया में अंडर द कंपनी रूल, और इसमें कुछ पर्टिकुलर आवर्स बताए गए थे कि जो कंपनी या फिर जो फैक्ट्रीज में वुमेन और बच्चे काम कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर आवर्स बताए गए थे कि ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीन ऑफ विच गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल के शासन में इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, ऑकलैंड, मेटकाफ, हार्डिंगे, और इसका आंसर है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने पर्शियन और वर्निकुलर लैंग्वेज जो लोअर कोर्ट्स में यूज करते थे उनको बनाया था, और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वहां पे पर्शियन और वर्निकुलर लैंग्वेज, वर्निकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी उनका यूज करते थे, क्योंकि लोग सब, बहुत ज्यादा लोगों को इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को मान लिया गया था। सो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको दो सेट्स दे रखे हैं जिसमें कि गवर्नर जनरल के नाम दे रखे हैं और कौन सी पॉलिसीज कौन कौन लाया है वो आपको मैच करना है। तो ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ले। और सेट 2 में है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, अबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम। इसमें से दो चीजें हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, आप अटेम्प्ट करिए। एंड इसका आंसर है ए। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने डुअल सिस्टम को अबॉलिश किया था, कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था बंगाल में, जॉन शोर ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी लाया था, और वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।